हेडिंग लिखो अब, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हो गया? हो गया जी। अब इसमें लिखो, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है हो गया, जिसमें 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 प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम की पतली पन्नी को प्लेटिनम की पतली पन्नी को प्लेटिनम की पतली पन्नी को प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम के तार की सहायता से, हो गया ना, प्लेटिनम के तार की सहायता से एक MHCl, एक यम का मतलब क्या है? एक यम मोलरता इसकी एक है, यम से मोलरता है ना, तो मोलरता एक है। HCl नाम मानक है ना, मानक बनाते हैं तो विलयन की मोलरता कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़े थे हम लोग, तो लिखो, कहां तक लिखे? एक यम HCl वाले विलयन, एक MHCl वाले विलयन में डुबाया जाता है, में डुबाया जाता है और इस पर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कराया जाता है। हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कराया जाता है। हो गया ना? आगे काली पेन से लिख लेना। इस प्रकार बने इलेक्ट्रोड का मानक विभव
मानक विभव प्लस माइनस 0.00 वोल्ट, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। हो गया? होता है हो गया। प्लस माइनस क्यों दिखाया गया? क्योंकि प्लस वाले के साथ जोड़ा जाएगा तो माइनस का काम करेगा, ये माइनस वाले के साथ जोड़ा जाएगा तो प्लस का काम करेगा। माइनस किसका होता है? माइनस ईओपी या ईआरपी? ईआरपी ऋणात्मक होता है ना। जब ईआरपी ऋणात्मक होगा तो ये एनोड का काम करेगा, ईआरपी धनात्मक होगा तो ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखे? अन्य धात्विक इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, अन्य धात्विक इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, अन्य धात्विक इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव इसी के सापेक्ष मापा जाता है, इसी के सापेक्ष मापा जाता है। हो गया? आगे लिखना, नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। वैसे तो होती सब पर है। इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। पहला नंबर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किस पर होता है जी? एनोड पर। तो हमारे पास H2 है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में H2 विलयन में जाएगा ना। अभी हमने क्या देखा था जब नर्स सिद्धांत पढ़ना शुरू किए थे? हमने देखा था जब Sp अधिक था, Sp अधिक था ना, जब Sp अधिक था तो जिंक की धात अपना आयन बना के विलयन में जा रही थी और इसे हमने कहा था ऑक्सीकरण। और जब Op अधिक था तो कॉपर जा रहा था क्षण पे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के बना रहा था कॉपर, इसको हमने कहा था अपचयन। तो पहली बार ऑक्सीकरण हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि तभी धनायन बनेगा, तभी ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड जब काम करेगा ये, तो H2 है, ये H प्लस बनाएगा। तो हाइड्रोजन अपना आयन कब बनाता है? जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 है, तो यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। इसी प्रकार जब दूसरा नंबर इस पर होने वाला होता है अपचयन, क्या होने वाला होता है? अपचयन। अपचयन की प्रक्रिया किस पर होगी? कैथोड पर। तो अपचयन कब होगा? जब ये कैथोड का काम करेगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो अपचयन वाला हो जाएगा, अर्थात अब विलयन से क्षण पर जाएगा ना। तो विलयन में कौन रहते हैं? आयन रहते हैं। हमने देखो एक MHCl का प्रयोग किया है, यह ना, HCl का प्रयोग करने से हमको विलयन में H प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा? Cl माइनस। यही H प्लस उस क्षण पर जाता है, अर्थात प्लेटिनम वाले तार पर जाता है। वो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है प्लेटिनम का तार, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कराया गया ना, ध्यान दिए रहना। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जाता है क्षण पर, अर्थात उस तार पर, और वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर ही दिखाना होगा, और क्या बना लेता है? H बना लेता है। लेकिन अकेले तो रहेगा नहीं, इसलिए इसको 2 करना होगा और यहाँ भी 2 करना होगा, और नीचे क्या करना होगा? 2।
तो जब इसकी सहायता से हम किसी का इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो इसे उसके साथ जोड़कर सेल बनाना पड़ेगा ना। अब जब उसके साथ जोड़कर सेल बनाएंगे और जोड़कर सेल बनाने के बाद अगर इसने एनोड का काम किया तब ये अभिक्रिया होगी, अगर इसने कैथोड का काम किया तब ये अभिक्रिया होगी। हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये एनोड का काम करेगा कब ये कैथोड का काम करेगा? हमको उसमें अभिक्रिया तो दिखेगा नहीं, टार्च जला के देख लेंगे कि हाइड्रोजन आयन जा रहा है कि आ रहा है, दिखेगा तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर में सुई का विक्षेपण देखोगे जब उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है तो बीच में होता है, वोल्ट मीटर वैसे देखे नहीं होगे। उसका जब विक्षेपण अगर धारा इधर प्रवाहित हो रही तो विक्षेपण इधर हो जाएगा, धारा इधर प्रवाहित हो रही तो विक्षेपण इधर हो जाएगा। अब हमने पीछे पढ़ रखा है कि धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। हमने तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि इधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो अगर धारा प्रवाह हमको वोल्ट मीटर ने बता दिया तो हमको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन प्रवाह पता चलने से हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि कौन इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तभी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन छूटेगा और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के दूसरी ओर जाएंगे। अभी देखो, पहले इसको लिख लो, तब एक एग्जाम्पल तुमको सेल बना के समझा दे रहे हैं, आसानी से समझ जाओगे। धारा मापन के लिए किसका प्रयोग होता है? अमीटर का। वोल्ट मीटर और अमीटर 10 में पढ़े थे दोनों। वोल्ट मीटर विभव को मापता है, एमीटर धारा को मापता है। तो हमको यहाँ पे धारा का मापन थोड़ी ना करना है, हमको तो यहाँ पे इनका मानक विभव ज्ञात कर रहे हैं ना। तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर का विक्षेपण हमको बता देगा कि धारा किधर जा रही है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितनी धारा जा रही है। हमको उससे मतलब भी नहीं है, चाहे जितनी जाए, हमसे क्या मतलब है? हमको खाली विक्षेपण से मतलब था धारा की दिशा पता करनी। अब देखो, अगर तुम पता करना चाहते हो किसका इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, जिसका होता है -0.76, नहीं पता है हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस प्रकार की युक्ति होती है, प्लेटिनम का तार था, इसमें प्लेटिनम की ये जाली लगी होती है, इससे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। हो गया ना? दूसरा, हमको जिस इलेक्ट्रोड का मापन करना है उसको इसके बगल में रख दिया जाए। जिंक इलेक्ट्रोड का मापन करना है ना, कैसे पता करें कि जिंक पर क्या आ रहा है? तो क्या करेंगे, यहाँ पे ZnSO4 का हमने विलयन ले रखा है। हो गया? अब क्या करना है, अगर मापन करना है कि जिंक का विभव कितना, अकेले तो देख के बता नहीं सकते, उस पे लिख तो जाएगा नहीं कि हमने इलेक्ट्रोड बना लिया तो क्षण पे लिख दिया +0.76 -0.76 का, तो हाँ इतना होता है, ऐसा तो लिखेगा नहीं। कोई विभव मापी हमको लगाना पड़ेगा, अर्थात वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों सिरों को किससे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं जी? वोल्ट मीटर। उसमें सुई पहले न्यूट्रल पॉइंट पे रहती है जब तक नहीं जुड़ा है, समझ गए? अब क्या होगा, जैसे ही हमने जोड़ा धारा का प्रवाह शुरू होगा। यहाँ पे लवण सेतु लगा होगा, बिना लवण सेतु लगे कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक सेल की यही परिभाषा है या सेल की यही परिभाषा है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग एक दूसरे से जोड़कर रखे जाते हैं या एक ही विलेयर में रखे जाते हैं। तो यहाँ तो हम एक ही विलेयर में रख नहीं रहे, दोनों का विलेयर अलग अलग लिया हमने, इसलिए लवण सेतु से जोड़ना इसको आवश्यक है। हो जाएगा? अब क्या हुआ, जैसे ही हमने जोड़ा, इसमें होता क्या है, जो ये तीर दिख रही है वो इस दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर रहे, प्रयोग के द्वारा बताया गया, अपने मन से नहीं बताया। प्रयोग के द्वारा निकाला गया कि जब देखा गया इसको जोड़ने पर तो सुई इधर की ओर विक्षेपित हो गई, अर्थात किसकी दिशा में? जिंक की दिशा में। तो तुम समझ गए होगे धारा किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जाए, इधर तीर हो गई ना, इसको तो धारा ऐसे जा रही थी। तो धारा का प्रवाह हो रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसकी ओर? जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है ना। मतलब धारा प्रवाह किधर से किधर होगा, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से किसकी ओर? जिंक की ओर। ये सुई के विक्षेपण ने अभी बताया
अब सुई के विक्षेपण ने तो हमको धारा की दिशा बताई, तो हमने अपना दिमाग लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धारा के ठीक विपरीत दिशा में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे जी? जिंक से किसकी ओर? SHE की ओर। अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे, पहले ये सोचो। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो चलेंगे कहां? हमने देखा इलेक्ट्रॉन जिंक से चल रहे हैं SHE की ओर। इसका मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जिसके पास ज्यादा है वही तो देगा। ज्यादा किसके पास है? जिंक की छड़ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। सोचे नहीं, अभी ध्यान से रखो। इस पर इलेक्ट्रॉन रहे हैं, अभी सोचो, अभी देखो समझा रहे हैं, उसको भी रिएक्शन में समझा दे रहे हैं। पीछे समझ चुके लेकिन एक बार फिर बता रहे हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से किसकी ओर हो रहा है? SHE की ओर, अर्थात जिंक पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जी? जिंक पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जब जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो होगा क्या? देखो, जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे हैं। जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का अर्थ है जिंक की छड़ पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, तभी तो उसकी अधिकता हो रही है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? जिंक क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाकर विलयन में जाएगा जी। हमने देखा था इसके लिए जब EOP अधिक होता है तो ये अपना आयन बना के विलयन में आता है और इस इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ता है। ये कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि उत्पाद की साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं ना। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, किस पर होती है? किस पर होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया? एनोड पर होती है। अर्थात इसमें जिंक की छड़ किसका काम कर रही है? एनोड का। हमने पढ़ा भी है रासायनिक सेल का एनोड जो होता है ऋणावेशित होता है कि नहीं होता है? तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है कहीं पे। हमने क्या देखा? धारा का प्रवाह से हमने बहुत कुछ निकाल दिया, ठीक है। धारा प्रवाह से हमने इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा पता कर लिया। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा से पता चल गया कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिधर से चल रहे हैं उसके पास ज्यादा है, तभी तो वो दे सकता है। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, कोई भीख मांगने आया, कहा तुमको 1000 रुपया देंगे? अरे इसे कैसे दोगे जब अपने पास सही नहीं, कहां से दोगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इसको दे रहा है। हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन अपना देना शुरू कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश। अब वो इलेक्ट्रॉन आए कहां से? जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और कहां पर चला गया? विलयन में चला गया ना। ये प्रकार से इस पर इलेक्ट्रॉन आए थे। इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस पर ऋणावेश आया था। लेकिन ये प्रक्रिया किसकी बन गई थी? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है एनोड पर। तो हमने कहा ये जो छड़ है वो किसका काम करेगी? एनोड का काम करेगी। इस प्रकार से हमने एक और निष्कर्ष निकाल लिया। हमने ये निष्कर्ष निकाला कि विद्युत रासायनिक सेल का जो एनोड होता है वो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। ये निष्कर्ष हम पहले ही निकाल चुके हैं एक बार, ठीक है। अब क्या हुआ? इस स्थिति में इसने किसका काम किया होगा? कैथोड का काम किया होगा। तो हमने बताया ना, इसको निर्धारण पहले नहीं करते हैं कि किसका काम करेगा। इसका निर्धारण इसी की सहायता से होगा ना। ये किसी का भी काम कर सकता है, चाहे तो कैथोड का भी चाहे एनोड का भी। और हर स्थिति में इसका कितना रहता है जी? 0.00। हो गया ना। अब सुई के विक्षेपण से उसमें गिनती भी लिखी होती है। जो वोल्टमीटर होता है ऐसे लिखा होता है 0 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4। ये बीच में सुई ऐसे रहती है पहले 0 पर। तो विक्षेपित इधर हुई है ना, विक्षेपित होके इधर चली आती है कहां पर जी? 0.76 पर। हो गया। तो विक्षेपण से हमको इसका विद्युत वाहक बल भी पता चल जाता है। ये वोल्टमीटर ने जो बताया इसने ई सेल बताया है। क्या बताया है जी? ई सेल। याद रखे रहना, वोल्टमीटर ने ई सेल बताया। तो ई सेल बराबर हम क्या जानते हैं? ई सेल बराबर ईओपी प्लस ईआरपी। अब तनिक ध्यान से सोचना, ईओपी किसका लेंगे? ईओपी किसका लेंगे? इसका कि इसका? एनोड का।
एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण विभव किसका लेंगे? एनोड का। और प्लस अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर। तो इसका कैथोड का लेंगे। तो अभी सोचो, ई सेल हमको वोल्ट मीटर ने बताया, क्योंकि वोल्ट मीटर दोनों का अलग अलग नहीं बताएगा, दोनों का बीजगणितीय योग बताएगा। जैसा हमने कल की समस्या में चर्चा किया था, हमने कहा कि निर्देश इलेक्ट्रोड में अगर जिंक का पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जिंक का नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि दोनों का कितना कितना है? ठीक है, इसका मतलब जो वोल्ट मीटर बताता है हमको दोनों का योग बताता है, अर्थात ई सेल बताता है। ई सेल दोनों का योग होता है ना। ई सेल कितना है यहाँ पे जी? 0.76 ईओपी। ईओपी क्या है? एनोड वाला। पता है क्या? नहीं पता है। तो ईओपी इसमें जेडीएन ऐसे लिख देते हैं। और ईआरपी कैथोड का कितना है जी? 0.0। अर्थात जो ईओपी जेडीएन का है वो क्या आ गया जी? 0.76। वो भी किसमें? प्लस में आ गया ना। अब जब हम इसका ईआरपी, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी बनेगी वो ईआरपी पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? अभी तुमने देखा होगा, सबसे पहले हमने बताया इसका माइनस 0.76 होता है, लेकिन दुविधा पैदा हुई, यहाँ पे प्लस आया, लेकिन गलत नहीं है ये। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि हमको यहाँ से ये मिला है जो E0OP है। क्या है? E0OP। हमको तो मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए कौन सा विभव निकालना पड़ता है? मानक अपचयन विभव कल पढ़ाए थे। किसी इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हो तो ईआरपी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ईआरपी। और हम जानते हैं जो ईआरपी होता है वो E0OP या ईओपी का उल्टा चिन्ह वाला होता है। होता है? ईआरपी अगर निकालना चाहते हो किसका? जिंक का। हो गया? तो इसका माइनस कर देना होगा, तो वही मान हमको मिल जाता है माइनस 0.76 वोल्ट। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? तो ये प्रकार से हमको पता चलता है कि जिंक का जो अपचयन विभव है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। और चूंकि ये परिस्थितियां किस पर बनी थी? 25 डिग्री सेल्सियस, एक वायुमंडलीय दाब और एक मोलर सांद्रता वाले विलयन पर बनी थी, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि ये परिस्थितियां मानक स्थिति में थी। ठीक है, मानक स्थिति में थी, तो ये जो हमारा विभव है वो भी कैसा विभव हो जाएगा? मानक विभव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो विभव यहाँ से हमको पता चलता है वो कौन सा विभव होता है? मानक विभव होता है, अर्थात E0RP होता है। और कितना होता है? माइनस 0.76 वोल्ट होता है। हो जाएगा? इसको लिखवाने की जरूरत पड़ेगी कि समझ जाओ? क्या करें? लिखवा दें? चलो, तो नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो काली पेन से। अब एक इंडिकेट पॉइंट काली पेन से। हो गया? इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिखो। जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना होता है, हो गया? उसे वोल्ट मीटर की सहायता से SHE से जोड़ देते हैं तथा सुई के विक्षेपण से धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात कर लेते हैं।
धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, सुई जितनी विक्षेपित होती है, सुई जितनी विक्षेपित होती है, सुई जितनी विक्षेपित होती है, वही सेल का मानक विद्युत वाहक बल, वही सेल का मानक विद्युत वाहक बल। कोष्ठक में लिख देना ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माने तो इस तरह से लिखेंगे ना, एक ऊपर जीरो लगाएंगे, नीचे सेल लिखेंगे। ई नॉट सेल कहते हैं, हो गया ना। अब इसकी सहायता से दिए गए इलेक्ट्रोड का मानक विभव ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमने मानक विभव कहा तो इसका मतलब क्या ज्ञात करेंगे? ई नॉट ओपी की ई नॉट आरपी, ई नॉट आरपी ना। मानक विभव कहा गया तो बताओ, याद कर लो। ई नॉट आरपी ज्ञात करते बार बार सोचने लगते हो, बताएं यही कि ई नॉट आरपी ज्ञात करना है हमको। जब भी तुमसे मानक विभव की बात की गई है, कहीं भी अगर तुमसे मानक विभव की पूछा जाए तो वो उसका मानक अपचयन विभव होता है। लिखवा दिए, इसको तभी नहीं याद करना। कल वाली हेडिंग में देखो लिखवाए हैं, जहां हमने हेडिंग मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखवाया उसी में लिखवाए हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल लिखो नीचे। जैसे जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट आरपी, जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट आरपी। जब भी मानक का पूछा जाए तो समझ लो क्या निकालना है, ई नॉट आरपी। कर देखो काली पेन से सूत्र भी लिखवाए थे उसके नीचे, इसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर ई नॉट आरपी लिखवाए हैं। निर्देश इलेक्ट्रोड शुरू करने से ठीक पहले यही लिखवाया गया। निर्देश इलेक्ट्रोड के ठीक ऊपर वाली लाइन में है लिखा, तो याद रख के रहना। ई नॉट आरपी का मापन। अब टैब से कि इसके अंदर देखो हेडिंग था, हो गया ना। अब इसके अंदर लिखेंगे, अब देखो जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना है तो जिंक को वोल्टमीटर की सहायता से किससे जोड़ना पड़ेगा? एसएचई से जोड़ना पड़ेगा। हो गया, नीचे लिखेंगे इसके लिए हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर की सहायता से, वोल्टमीटर का एक और नाम होता है विभवमापी, वोल्टमीटर की सहायता से एसएचई से जोड़ देते हैं, एसएचई से जोड़ देते हैं। शिखर कुमार, ये एसएचई क्या है? हमने तो कहा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ना है, एसएचई से क्यों जोड़ रहे हैं? हमने कहा सेल को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ना है ना, तो उसको एसएचई से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई कारण एसएचई से जोड़ने का?
SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का शॉर्ट नेम है, याद रखे रहना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। न 2 दिन बाद पूछे SHE क्या है, कह दो क्या है। अरे हेडिंग में देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेडिंग में लिखवाए हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो याद रखे रहो इसको, पता चला कोई पूछ दिया कहोगे पता नहीं क्या है ये। चलो लिखो, क्या लिखे? जोड़ देते हैं ना, जिससे हमें निम्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे हमें निम्न सूचनाएं, पूरा विधिवत नहीं लिखवाएंगे, ऐसे जैसे इसको लिखवाए ना यहाँ पे, बस हमको यही पता करना है ना, धारा किधर से किधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, तो एनोड कौन होगा। क्या लिखे? हाँ, जिससे हमें निम्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हो गया? चलो तो चित्र बना लो, तब नीचे लिखवाएं क्या सूचनाएं मिल रही हैं हमको। फटाक से बनाओ, 2 मिनट के अंदर, टाइम ज्यादा हो रहा है। जितना तेज हो सके बनाओ, जल्दी जल्दी। ये गिनती मत लिखने लगा रहे, पता चला मीटर भी इसमें बना लो, वोल्ट मीटर भी। ध्यान देना, जिंक वाले का निकालना था, तो जिंक की छड़ को हमने जोड़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और ये जो बीच में पाइप के जैसा दिख रहा है यू आकार की नली, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज लवण से। धारा का प्रवाह भी लिख लेना किधर से किधर हो रहा है। वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न पता करें तब भी तो बता सकते हैं। कैसे? जो हम रासायनिक सेल के बारे में जानकारी वाली हेडिंग पढ़े थे, वहां हमने बताया था कि रासायनिक सेल में धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड की ओर। तो ये सुई का विक्षेपण हमें बता देगा धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर। मतलब धारा का प्रवाह एनोड की ओर हो रहा है, तो सुई किसकी ओर विक्षेपित हुई है? जिंक की ओर न, एनोड की ओर हो रहा है, इसने जिंक की ओर विक्षेपण दिखाया, अर्थात जिंक किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा जी? एनोड का। और एनोड कैसा होता है? ऋणावेशित। ऋणावेश कब आता है? जब वहां पे इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो कहां जाएगा? विलयन में जाएगा, अर्थात उस पर क्या होगा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है। वैसे ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की दृष्टि से नहीं है, इसीलिए इसको हम लिखवाने के मूड में नहीं थे। शुरू करवा दियो, बनाओ आप, पकड़ती मन मारो, पहले कहते हैं तो नहीं माने हो। क्या ये नहीं पूछा जाएगा ना कि कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत पूछा जाएगा। तो इसमें SHE के बारे में पूछा जाएगा कि SHE क्या है। तो SHE एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्लेटिनम की पतली पन्नी प्लेटिनम के पतले तार से जुड़ी हुई 1 MHCl वाले विलयन में रखी होती है, और इस पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप तक का एक वायुमंडलीय दाब पर किस गैस का अधिशोषण कराते हैं? H2 गैस का अधिशोषण कराते हैं। ठीक है, तो सही लिख देना उसके बारे में। और इस दशा में उसका जो मानक विभव होता है कितना होता है? 0.00 वोल्ट होता है। बस यही तुम्हारा SHE है। ठीक, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। चित्र बनाना होगा तो इसी तरह का ऐसे चित्र बनता है SHE का। ये पाइप इसलिए लगाई गई है, इसी पाइप के रास्ते यहाँ से एक छोटा सा छिद्र करके हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके अधिशोषित कराते हैं। पता चला कि हाइड्रोजन वैसे प्रवाहित करेंगे दूसरी जगह चला जाएगा ना, इस रास्ते प्रवाहित करते इस पाइप के होते होते यहाँ पे जाली पे आती है और इससे अधिशोषित होती जाती है। कुछ मात्रा बाहर निकलेगी, कुछ मात्रा अधिशोषित होगी, और इस प्रकार से अधिशोषण कराते हैं कि दाब भी एक वायुमंडल से न बदले, क्योंकि अगर दाब बदल गया तो मानक स्थिति रह ही नहीं जाएगी, तो विभव बदल जाएगा तुरंत। सूचना क्या मिलती है? क्या लिखे हो? जिससे हमें निम्न सूचनाएं मिलती है ना, निम्न सूचनाएं प्राप्त होती है। चित्र के नीचे पहला नंबर लिखो।
देखो विभव मापी में सुई के विक्षेपण से पता चलता है कि सुई के विक्षेपण से पता चलता है कि सुई के विक्षेपण से पता चलता है कि हो गया धारा का प्रवाह हो गया ना SHE से धारा का प्रवाह SHE से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। धारा का प्रवाह SHE से जिंक की तरफ, या जिंक इलेक्ट्रोड बोले ना, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। हो गया ना? नीचे लाइन छोड़ के लिखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लेना अपना, क्योंकि चित्र में लिख दिए तो उतना तो समझ ही जाओगे। अब हो जाएगा ना? तो क्या लिखे? क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक सेल में धारा प्रवाह, रासायनिक सेल में धारा प्रवाह रासायनिक सेल में धारा प्रवाह, रासायनिक सेल में धारा प्रवाह हो गया। रासायनिक सेल में धारा प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ये तुमको याद रखना है, जानकारी में पीछे लिखवाया गया, ये पूछा जाने वाला सवाल है। रासायनिक सेल में धारा प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। हो गया? अतः नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, उपरोक्त सेल में, अतः उपरोक्त सेल में हो गया। कौन एनोड कौन कैथोड जी? कैथोड से एनोड की ओर होता है ना, तो SHE से जिंक की ओर हुआ है। ध्यान देना, धारा प्रवाह के बारे में हम क्या जानते हैं? कैथोड से एनोड, और हमको यहाँ निष्कर्ष क्या निकला? SHE से किसकी ओर? जिंक की ओर, अर्थात एनोड का काम किसने किया? जिंक ने किया, और कैथोड का काम किसने किया? SHE ने किया। तो क्या लिखे? अतः उपरोक्त सेल में SHE कैथोड और जिंक की छड़ एनोड का कार्य करेगी। हो गया? तथा इन पर होने वाली क्रिया निम्न प्रकार होगी। अब बताओ जी कैसे होगी? किसने कैथोड का काम किया, किसने एनोड का काम किया? SHE ने कैथोड का काम किया तो उसका कैथोड वाली अभिक्रिया लिखोगे। जिंक ने एनोड का काम किया तो उसका एनोड वाली अभिक्रिया लिखोगे। ध्यान से देखो, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण वाला तो यही रिएक्शन रहेगा हमारा। जिंक जाएगा विलयन में अपना आयन बना के, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा? छड़ पर छोड़ देगा। तो इससे इसका क्या पता चलेगा? ये E0OP या E0RP?
जो हम कह दिए सार्वभौम सत्य है। अरे कहता हूँ ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन विभव पता चलेगा। हम सबका सुने, पहले सब लोग बोले ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण विभव, इसीलिए तो हम ऑक्सीजन बोले हैं। ये E0 OP प्राप्त होगा, एनोड का E0 OP मिलता है, लेकिन पता थोड़ी ना कितना हो रहा था, पता नहीं था ना, इसी का तो ज्ञात करना है हमें। तो E0 OP को हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा कैथोड, HFE का कैथोड वाली अभिक्रिया क्या थी, 2H प्लस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन था, तीर के बाद H2 था, लेकिन इसका तो E0 OP रहेगा, E0 RP रहेगा। क्यों जी, क्योंकि ये कैथोड है और कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्सीजन विभव पता चलेगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका ऑक्सीकरण विभव पता चलेगा। तो E0 RP तो इसका फिक्स रहता है 0 0, कुछ भी इसका 0 0 ही रहेगा ना, इसका विभव ध्यान दिए ना, इसका विभव 0 0 ही होता है, क्योंकि हमने ऐसा इसको बनाया ही है कि इसका विभव 0 0 रहेगा। हो गया। अब सेल अभिक्रिया लिखने से हमको पता चलता है कि E0 RP तो पता है परंतु E0 OP नहीं पता है, लेकिन इससे पहले हमको E0 सेल भी पता है। क्या पता है, E0 सेल। पहले सेल अभिक्रिया लिखो फिर E0 सेल पे आते हैं, उसके बाद इसको छापते हैं, जल्दी करो। पहले समीकरण छापो दोनों। जल्दी छापो। छाप लिए जी। अब नीचे लिखो, नीचे रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन के बाद नीचे लिखना क्या लिखोगे, चूंकि वोल्ट मीटर के विक्षेपण से पता चलता है कि, क्योंकि वोल्ट मीटर के विक्षेपण से पता चलता है कि वोल्ट मीटर के विक्षेपण से पता चलता है कि, हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि जो विक्षेपण वो बताएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल ही तो बताएगा। सेल का विद्युत वाहक बल E0 सेल, सेल का विद्युत वाहक बल E0 सेल बराबर बराबर क्या होगा जी, प्लस 0.76 वोल्ट। उसका चिन्ह हमेशा प्लस ही रहेगा, वो माइनस में नहीं आता है। प्लस 0.76 वोल्ट हो गया। अब नीचे लिखना, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, यहां से जानते हैं, इसके आगे सवाल लगा लेते हैं। यहां से शुरू करोगे लास्ट तक लिखोगे फटाफट। E0 सेल के बारे में तुम जानते हो, E0 OP प्लस E0 RP। OP किसका लिया जाएगा, जिस पर ऑक्सीकरण होगा अर्थात एनोड का। RP किसका लिया जाएगा, जिस पर अपचयन होगा अर्थात कैथोड का। हो गया। अब हमको अपचयन वाला तो पता है, यहाँ पे देख रहे हो 0 0 रख दिया हमने इसको 0 0। सेल का भी पता था 0.76, लेकिन जिंक वाले का नहीं पता था, अर्थात एनोड का EOP नहीं पता था। तो इस तरह से हमने देखा कि पक्षांतर करने के बाद इसका EOP जो आया प्लस 0.76 आया, लेकिन हमने तो ऊपर हेडिंग में लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात E0 RP निकालना है। क्या निकालना है, E0 RP। अगर पहले से ही यहाँ E0 RP बन गया होता ये, तो डायरेक्ट E0 RP निकला होता, लेकिन इसने E0 OP को दिया यहाँ पे हमको, क्योंकि इसने एनोड का काम किया, इसलिए पहले इसका E0 OP निकला है। फिर लिखना होगा क्योंकि E0 OP बराबर माइनस E0
आरपी, ये सूत्र होता है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो ईआरपी होता है ईओपी का उल्टा चिन्ह वाला होता है, तो इसलिए जिंक का भी जो ईआरपी होगा इसके ईओपी का उल्टा चिन्ह वाला होगा। जब इसका ईओपी प्लस आया है तो इसका ईआरपी क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए इसका जो मानक विभव होगा -0.76 वोल्ट होगा। इसके इसी मान के आधार पर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्थान दिया जाए। ठीक है, नोट करते हैं, बाकी चीजें होंगी कल, टाइम ज्यादा होगा।